दोस्तों, आज अफगानिस्तान में जो कुछ घट रहा है, उसे अगर सिर्फ विरोध प्रदर्शन कह दिया जाए, तो ये उस सच्चाई के साथ अन्याय होगा जो जमीन के नीचे उबल रही है। ये किसी एक शहर की नाराजगी नहीं है, ना ही किसी संगठन की सुनियोजित चाल। ये एक ऐसे देश की सामूहिक पुकार है जिसने पिछले 40 साल सिर्फ युद्ध देखा है। काबुल से लेकर हेरात, कंधार से गजनी और खोस्त तक आज एक ही आवाज उठ रही है। हमें डर नहीं, भविष्य चाहिए। ये नारा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये उस आम अफगान की आवाज है जिसने अपनी जवानी बंदूकों के साए में गुजार दी और अब अपने बच्चों को वही किस्मत नहीं देना चाहता। आज अफगानिस्तान का युवा खुलकर कह रहा है कि उसे तालिबान की बंदूक नहीं चाहिए। उसे ऐसा सिस्टम चाहिए जहां उसकी पहचान उसकी सोच से बने, ना कि किसी कट्टर नियम से। और इसी तलाश में उसकी नजरें बार बार भारत की ओर जाती हैं। भारत आज अफगान युवाओं के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। भारत उनके लिए एक उदाहरण बन चुका है। एक ऐसा उदाहरण जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, आतंकवाद झेला, लेकिन फिर भी लोकतंत्र को जिंदा रखा। काबुल यूनिवर्सिटी के छात्र कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि भारत उनके लिए एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार बदलती है लेकिन देश नहीं टूटता, जहां कानून चलता है, ना कि बंदूक की भाषा। अफगानिस्तान की महिलाएं इस बदलाव की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं। वे सड़कों पर उतरकर सिर्फ अपने हक की बात नहीं कर रहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य तय करने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि उन्हें पढ़ाई चाहिए, बराबरी चाहिए और ऐसी जिंदगी चाहिए जहां हर सुबह डर के साथ शुरू ना हो। दशकों तक चुप कराई गई ये महिलाएं अब साफ कह रही हैं कि उन्हें अंधकार नहीं, रोशनी चाहिए। बुजुर्गों की आवाज भी आज पहले से अलग है। वे कहते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी अस्थिरता देखी है। कभी सोवियत सेना, कभी गृह युद्ध, कभी विदेशी हस्तक्षेप और अब तालिबान। वे कहते हैं कि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन वे अपने बच्चों को वही दर्द सौंप कर मरना नहीं चाहते, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा फैसला क्यों न लेना पड़े। हेरात में निकलते महिला जुलूसों में भारत के लोकतंत्र के नारे लगना सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है। ये उस सिस्टम की मांग है जिसमें व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। कंधार के बाजारों में दुकानदार कहते हैं कि युद्ध से उनका पेट नहीं भरता। उन्हें रोजगार चाहिए, स्थिरता चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए जहां दुकान खोलना जुए जैसा न लगे। उनके लिए भारत से जुड़ने का मतलब है रोजी रोटी की उम्मीद। ये भावना अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे इतिहास की गहरी परतें हैं। गांधार, बामियान और पुराना काबुल उस साझा सभ्यता के प्रमाण हैं जहां कभी भारतीय संस्कृति की धड़कनें गूंजती थीं। सम्राट अशोक का धर्म चक्र इसी रास्ते से गुजरा था। कनिष्क का साम्राज्य यहीं फला फूला था। संस्कृत शिलालेख, बौद्ध विहार और प्राचीन व्यापार मार्ग इस बात की गवाही देते हैं कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सीमाओं का नहीं, बल्कि सदियों पुराने विश्वास और संस्कृति का रहा है। आज वही रिश्ता एक नई शक्ल में लौटता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब यह सोच सिर्फ जनता तक सीमित नहीं रही। तालिबान की नई पीढ़ी, जो पहले भारत को दुश्मन मानती थी, अब व्यवहारिक भाषा बोल रही है। कुछ स्थानीय तालिबान नेताओं ने खुले तौर पर माना है कि भारत का विकास मॉडल अफगानिस्तान के लिए उपयोगी हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भारत का अनुभव अफगानिस्तान को संभाल सकता है। ये संकेत छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे बहुत कुछ बदल चुका है। अफगानिस्तान अब सिर्फ बंदूक की राजनीति से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। वो ये समझने लगा है कि सत्ता बंदूक से मिल सकती है, लेकिन भविष्य सिस्टम से बनता है। और इसी समझ ने भारत को इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में ला खड़ा किया है। अगर ये सोच आगे बढ़ती है और कभी हकीकत का रूप लेती है, तो इसके नतीजे सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। ये पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर कर रख देगा। भारत को मध्य एशिया तक सीधा जमीनी रास्ता मिलेगा। ऊर्जा, गैस और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच आसान होगी। भारत की रणनीतिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी और व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे। अफगानिस्तान के लिए इसका मतलब होगा एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा, शिक्षा का नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएं और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की उम्मीद। वहां के बच्चे किताबों के साथ बड़े हो सकेंगे, ना कि बंदूकों के बीच। खेतों में किसान डर के बजाय बारिश की चिंता करेंगे। बाजारों में व्यापार होगा, ना कि धमाकों की गूंज। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा कहीं ज्यादा सख्त और खतरनाक पहलू भी है। जैसे जैसे ये सोच मजबूत होगी, वैसे वैसे इसके विरोधी भी सामने आएंगे, क्योंकि ये बदलाव कुछ ताकतों के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट बन जाएगा। और यहीं से ये कहानी सिर्फ उम्मीद की नहीं, बल्कि टकराव की ओर बढ़ने लगती है।
जैसे ही अफगानिस्तान में भारत की ओर झुकाव की बात सामने आती है, वैसे ही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बेचैन चेहरा पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं होगा, बल्कि उसकी दशकों पुरानी रणनीति का अंत साबित होगा। वर्षों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई के रूप में इस्तेमाल करता आया है। भारत के खिलाफ एक दबाव क्षेत्र, एक बैकअप फ्रंट। लेकिन अगर काबुल का झुकाव दिल्ली की तरफ होता है, तो पाकिस्तान की ये पूरी सोच भरभरा कर गिर जाएगी। इसका सीधा अर्थ होगा कि भारत का प्रभाव पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा तक पहुंच जाएगा। इसका असर सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान की सेना, उसकी राजनीति और उसकी आंतरिक स्थिरता पर सीधा पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस विचार को कभी भी सहज रूप से स्वीकार नहीं करेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताएगा, धार्मिक भावनाओं का हवाला देगा और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन असल डर यह होगा कि अफगान जनता अब उसके नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। चीन भी इस बदलते समीकरण को चुपचाप नहीं देखेगा। अफगानिस्तान चीन के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं का अहम हिस्सा रहा है। यदि वहां भारत का प्रभाव बढ़ता है, तो चीन को अपनी आर्थिक परियोजनाओं, सुरक्षा रणनीतियों और पश्चिमी सीमाओं को लेकर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। उसे यह भी चिंता सताएगी कि भारत की मौजूदगी उसके आंतरिक क्षेत्रों में वैचारिक दबाव पैदा कर सकती है। इसलिए चीन इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप नहीं देखेगा। रूस और ईरान भी अपनी अपनी चिंताओं के साथ इस स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। रूस नहीं चाहेगा कि मध्य एशिया में उसका प्रभाव कमजोर पड़े, जबकि ईरान के लिए अफगानिस्तान धार्मिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। यानी अगर अफगानिस्तान भारत की ओर बढ़ता है, तो ये केवल दो देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। लेकिन इन सभी अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों से भी ज्यादा जटिल सवाल अंदरूनी व्यवस्था को लेकर होंगे। अगर अफगानिस्तान या उसका कोई हिस्सा भारत के साथ किसी प्रकार के राजनीतिक या संवैधानिक जुड़ाव की ओर बढ़ता है, तो नागरिकता, कानून और प्रशासन जैसे मुद्दे सामने आएंगे। क्या वहां भारतीय संविधान लागू होगा? क्या स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को विशेष संरक्षण मिलेगा? क्या वहां के लोगों को समान अधिकारों के साथ साथ उनकी पहचान भी सुरक्षित रखी जा सकेगी? इन सवालों पर भारत के भीतर भी तीखी बहस छिड़ेगी। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक एकता की वापसी मानेंगे और इसे साझा सभ्यता का पुनर्जागरण बताएंगे। वहीं कुछ लोग इसे संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और सुरक्षा जोखिम के रूप में देखेंगे। संसद से लेकर सड़कों तक ये मुद्दा भावनाओं और तर्कों के बीच टकराव पैदा करेगा। लेकिन इन सभी आशंकाओं के बीच एक सच्चाई बेहद साफ है। अफगानिस्तान की जनता आज हथियार नहीं, शिक्षा चाहती है। वो युद्ध नहीं, रोजगार चाहती है। वो डर में जीना नहीं, सम्मान के साथ जीना चाहती है। और जिस व्यवस्था को देखकर वो ये सपना देख रही है, वो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है। जब कोई समाज भारत को उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखने लगता है, तो ये भारत की ताकत नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। भारत के लिए यह स्थिति गर्व के साथ साथ बेहद संवेदनशील भी होगी। भारत को यह दिखाना होगा कि वो किसी पर अपना प्रभाव थोपने वाला देश नहीं, बल्कि साझेदारी में विश्वास रखने वाली शक्ति है। भारत को अफगान जनता को यह भरोसा देना होगा कि उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान का सम्मान किया जाएगा। ये कोई सैन्य विस्तार नहीं, बल्कि मानवीय सहयोग और स्थिरता का मार्ग होगा। हो सकता है कि यह सपना आज पूरा ना हो सकता है कि इसमें कई साल लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज की उम्मीद जिद में बदल जाती है, तो बदलाव को रोका नहीं जा सकता। आज अफगानिस्तान की गलियों से उठती ये आवाज उसी संभावित बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आज ये आवाज भले ही एक विचार लगे, लेकिन कल यही विचार दिशा बन सकता है। और जब ऐसा होगा, तो ये सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कहानी बदल देगा। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया की बड़ी ताकतें क्या सोचेंगी। असली सवाल ये है कि भारत इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएगा। और यही सवाल आने वाले समय की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बहस बनने वाला है।